हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यूज जो कि आपसे पीपीएससी में पूछे गए हैं। तो आज हमारी सीरीज चल रही है जहां पर 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, तो बेसिकली 4 ही एग्जाम्स हुए हैं, 2014, 2015, 2018 एंड 2021। सो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो पॉलिटिक्स से डेडिकेटेड रहेगा। आई होप आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लिए हो, जैसे कि हमने सोसाइटी भी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, ऐसे ही आपको हिस्ट्री भी देखने को मिली है। सो बेसिकली वी आर डूइंग वन बाय वन, एक एक करके आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि आपको एक बारी ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सो ये पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड बेसिकली देख सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। So let's start the session without wasting any time. So आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। So पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम 2021 को पहले डिस्कस करेंगे। So पहला क्वेश्चन हमारा है, मोर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन इंडिया वर कैरिड आउट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नेसेसिटी रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, एलैबोरेट। ना ऑब्वियस सी बात है, आपसे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज्यादा एम्फेसिस आपको किस पे देना है? रीसेंट अमेंडमेंट्स में। सो जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उनमें ये कहा गया है कि जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं उसमें ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है, पॉलिटिकली मोर मोटिवेटेड ये देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स। तो आपको एग्जांपल्स कोट करने होंगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एज सच बहुत ही आप कह सकते हैं कि हेवायर आपसे नहीं पूछा गया है, बिल्कुल टू द पॉइंट आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड and things to avoid, that is the main thing, right? So आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे पॉलिटिकल पार्टीज को, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको फैक्ट्स पेश करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्टिंग ऑल द अमेंडमेंट्स विदाउट एनी एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो अगेन आपके नंबर कटेंगे। तो ये जो थिंग्स जो अवॉइड है ना, दिस इज वेरी क्रूशियल। ये आपको जरूर हर क्वेश्चन की रीड करनी है कि द थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, तो एज यू नो अभी तक हमारे पास 106 अमेंडमेंट्स हो रखी हैं, राइट। तो मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव बीन डन। नाउ दीज अमेंडमेंट्स दे आर ड्रिवन बाय पॉलिटिकल नेसेसिटी, जैसे कि टू स्ट्रेंथन द रूलिंग पार्टी कंट्रोल। अब 42nd अमेंडमेंट में यही किया गया था, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यही किया गया था, राइट। ऐसे ही टू लेजिटिमाइज द पॉलिसीज आफ्टर जुडिशियल स्क्रूटनी। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या इंट्रोड्यूस किया गया, 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि वहां पर भी एक तरह से इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राइट। सेम अप्लाइज 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आप स्टैटिक में भी रीड करते हैं, दैट इज द 24th एंड 25th अमेंडमेंट। नेक्स्ट, अब पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए 52nd अमेंडमेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एंटी डिफेक्शन पढ़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादातर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। सेम अप्लाइज आप रीसेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दे रखी है। तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हुए जो बिल्कुल रीसेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखने को मिलती हैं वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, राइट। सेम अगर हम टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो वो 35th एंड 36th अमेंडमेंट में आपको देखने को मिलता है। नाउ अब आपको काउंटर भी करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी अमेंडमेंट्स करी है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें हमने गवर्नेंस को इंप्रूव करने की भी बात की है, जैसे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसमें हमने पीआरआईज को क्या दिया है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, राइट। सो आप देख सकते हैं अमेंडमेंट्स ड्रिवन बाय जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स। सो बेसिकली डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ये अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, जैसे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ऐसे ही 65th एंड 89th अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है एनसीबीसी, एनएचआरसी, उसको आपने एक तरह से एनहांसमेंट प्रोवाइड करी, राइट। सेम अप्लाइज, जैसे नॉट इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द जीएसटी। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो हमने इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी, दैट वाज नॉट पॉलिटिकली ड्रिवन बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, राइट। क्लैरिटी है, आप ये एग्जांपल जरूर कोट करेंगे। देखिए अगर आप वहां पर एग्जांपल्स कोट करके नहीं आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप मान के चल सकते हैं आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही उसी लेवल का पूछा हुआ है
जहां पर आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। सेम अप्लाइज अगर हम 61st अमेंडमेंट की बात करते हैं, अगेन इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नीड जिसमें हमने एज को लोअर किया था, 21 से कितना किया, 18 किया, राइट। देन यू कैन कंक्लूड। सो इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस इन इंडिया हैज assumed large proportions in recent years. Bring out the factors responsible for this. Is it right to say the ban on defection will amount to suppression of freedom of thought and action? So आपको यहाँ पर बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैं उन्होंने लार्ज प्रोपोर्शन केटर कर लिया है। पहली आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इंट्रोडक्शन में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको ब्रिंग आउट कर रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि क्या ये सही टाइम है जब हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफेक्शंस हैं ये इसकी वजह ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलती है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करता है। तो यहां पर 3 स्लॉट्स हैं, उन 3 स्लॉट्स में आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, राइट। सो अगेन यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल डिफेक्शंस की बात करते हैं, दे हैव ग्रोन अंडर द 10th शेड्यूल। सो 10th शेड्यूल लाने के बावजूद भी आपको इतनी सारी डिफेक्शंस देखने को मिल रही है। जैसे कि कर्नाटका आप 2019 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मध्य प्रदेश 2020 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिसेंट महाराष्ट्र जहां पर आपको 2 गुट बनते हुए देखे, जो कि एक शिंदे गुट है और एक उद्धव गुट है। सो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र में भी रादर दैन 52nd अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल डिफेक्शंस कम होनी चाहिए थी, बट ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो आप यहां पर एग्जाम्पल से ही, फैक्ट से ही अपनी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला है दैट इज डिजायर फॉर पावर एंड ऑफिस। अब जो लेजिस्लेटर्स हैं दे स्विच द साइड्स, वो स्विच क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्या अटेन करनी है, पॉलिटिकल पावर अटेन करनी है, राइट, इसीलिए स्विच करते हैं। दूसरा, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन है वो आइडियोलॉजी से नहीं आती है, वो किससे आती है, पॉलिटिकल पावर से आती है। तो हर कोई क्या अटेन करना चाहता है, पॉलिटिकल पावर अटेन करना चाहता है, उसकी वजह से आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी डेफिसिट्स, सो जो मध्य प्रदेश में आपको 2020 में देखने को मिला वो बेसिकली क्या है, एक तरह से लीड करता है फैक्शनिज्म को। सेम अप्लाइज जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिला, राइट। नेक्स्ट इलेक्टोरल एंड रिसोर्स इंसेंटिव्स। नाउ जो एमएलएज हैं वो बेसिकली अलाइन करते हैं विद द रूलिंग कोalitions, वो अलाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि पावर में कौन है, तो इसीलिए भी आपको ये डिफेक्शंस देखने को मिलती हैं। लूप होल्स इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हमें पता है एक्सेप्शंस में अगर 2/3 ऑफ द पार्टी मेंबर्स लीव करके किसी और पार्टी में मर्ज करते हैं, उसको मर्जर कहा जाता है, डिफेक्शन नहीं कहा जाता, तो एक्सेप्शन है। तो उसकी वजह से लूप होल्स क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से आपको ये डिफेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला। ऐसे इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर, सो यहाँ पर जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, तो वहां पर आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं ना। जो थर्ड पार्ट था वो ये था कि आपसे ये पूछा गया था कि डज बैनिंग डिफेक्शन सप्रेस द फ्रीडम ऑफ थॉट। सो अगर आप डिफेक्शंस को रोक रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स दैट सप्रेस द फ्रीडम, क्योंकि बच्चे अगर आप यहाँ पर कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एंटी डिफेक्शन को रीड भी करते हैं तो इट इज सेड कि अगर कोई एमपी या एमएलए अपने बेसिस पे वोटिंग करना चाहता है, मतलब विप को फॉलो नहीं करना चाहता, तो भी उस पर डिफेक्शन लगाया जा सकता है। तो एक तरह से उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो कर्व हो ही रहा है ना, तो वही आपसे पूछा गया। तो लेजिस्लेटर कैन नॉट वोट, ये वोट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस, इनको तो विप के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये स्ट्रेंथन करता है पार्टी का हाई कमांड, और जो पार्लियामेंट्री डिबेट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। Now arguments that it does not suppress the freedom, की सप्रेस नहीं करता है। जैसे अगर ये एंटी डिफेक्शन नहीं लेके आते तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, स्टेबलाइज करने के लिए ही तो डिफेक्शन लाया गया है, राइट। सो आप देख सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम कैन डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। ऐसे ही एंटी डिफेक्शन लॉ इंश्योर्स द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे जो 2021 में पूछा गया है, इट इज अंडर रोपा एक्ट व्हिच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। Now it is said that 1951 का जो रोपा एक्ट है, it is not an effective preventive law against criminalization of politics and corruption in public life। ना यहाँ से दो चीजें आपकी केटर होती हैं, देखो, एक तो
क्या पता चला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की आपको की प्रोविजंस पता होनी चाहिए और वो किस तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट है कि अभी भी आज भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ मेजर इशू। आज भी हमारे 46% ऑफ द एमपीज उनके खिलाफ क्या चल रहे हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो एक तरह से ये इनइफेक्टिव रहा है। रोपा एक्ट को लाया तो गया है लेकिन अभी भी ये इनइफेक्टेड है। तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन पूछा गया एंड इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी आज भी बनती है। ऐसे क्वेश्चंस आज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ सो बेसिकली आपको यहाँ पर कहां से स्टार्ट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो रीसेंट डेटा है 43% ऑफ द एमपीज स्टिल फेस द क्रिमिनल केसेस। रादर हमने आरपीए को कब से 1951 से ही लागू कर दिया लेकिन फिर भी आपको इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। सो व्हाई आरपीए इज नॉट इफेक्टिव, क्यों इफेक्टिव नहीं है? पहला, अलाउज कैंडिडेट्स विद सीरियस चार्जेस टू कॉन्टेस्ट। अगर हम सेक्शन 8 की बात करते हैं, जब तक आपकी कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन मतलब जब तक आपको दोषी करार नहीं पाया गया है तब तक आप इलेक्शन लड़ सकते हो। प्रॉब्लम यही है, चाहे आपके पास क्रिमिनल चार्जेस हैं लेकिन अगर आप अंडर ट्रायल हैं तो आप अपने जो इलेक्शंस हैं उनमें कॉन्टेस्ट कर सकते हो। दूसरा आपको देखने को मिलता है दैट इज डिलेज इन द जुडिशियल ट्रायल्स। अब ट्रायल कितने सालों चलता रहता है, 3-4 साल तो आप मिनिमम मान के चलो आपका केस चलता रहता है। तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है। नेक्स्ट, नो कंट्रोल ओवर यूज ऑफ मनी पावर। ना आरपीए ने एक्सपेंडिचर लिमिट्स रखी हैं बट मोस्ट स्पेंडिंग अकर्स आउटसाइड द कैंडिडेट अकाउंट्स। अपने कैंडिडेट अकाउंट्स में वो दिखाते ही नहीं है तो इसीलिए और भी ज्यादा मनी पावर चलता है। तो उसकी वजह से आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। वीक प्रोविजन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ ऑफिस। सो अगर मिसयूज किया जा रहा है तो किस तरह से इनको पनिशमेंट दी जाएगी, उसके लिए आरपीए बिल्कुल चुप है। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है इश्यूज आते हैं। नो स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टू डिबार कन्विक्टेड लेजिस्लेचर्स इमीडिएटली। तो अगर कोई कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन के बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, आप स्टे ऑर्डर लेके आ सकते हैं। आप स्टे ऑर्डर लेके आएंगे एंड इवेंचुअली जो आपको लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन दी है तब भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो एक तरह से इसकी वीक इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलती है। राइट, नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट हेल्ड अकाउंटेबल। सो बेसिकली जो क्रिमिनल बैकग्राउंड को एक्चुअली में टिकट देते हैं, अब टिकट देने वाले कौन है, पार्टी मेंबर्स ही तो हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी ही नहीं है। ठीक है, वो तो बल्कि ज्यादातर जो लोगों को टिकट दी जाती है वो लोग होते हैं जिनके पास मनी पावर या मसल पावर एग्जिस्ट करती है, जिनके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी प्रोविजनिंग क्या कोई आरपीए में है? नहीं है। दैट इज द इशू जिसकी वजह से ये जो आरपीए है वो इनफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी थीम्स आपसे इसमें पूछी गई हैं। आपको सिर्फ इंटरलिंकेज बतानी थी कि आरपीए 1951 में इतनी इफेक्टिव टूल्स नहीं है जिससे कि वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कम कर सके। तो आपको फैक्टर्स बताने थे एंड दैट्स इट। आप कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं एंड यू आर डन। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपसे इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया। देखो, हाई चांसेस कि आज भी इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करते हैं, जो सबसे क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम प्लीज प्रिपेयर करके जाइएगा। नाउ आर्टिकल 324 टू 329 आपको इलेक्शन कमीशन का देखने को मिलता है। यू कैन रीड थिंग्स टू अवॉइड। नाउ अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप आर्टिकल 324 से स्टार्ट कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं जिससे कि इनकी इंडिपेंडेंस बची हुई है। पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो बेसिकली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव कैसे किया जाता है, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है तो पूरा प्रॉपर रिमूवल प्रोसीजर चलाना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास प्लीनरी पावर्स है ओवर इलेक्शन कंडक्ट एंड इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग अनलेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे ही इंसल्टेशन, इंसुलेशन फ्रॉम द जुडिशियल इंटरफेरेंस। सो जो कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करती हैं तो उसकी वजह से भी ये इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं। बार ऑन एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, ऐसे ही आर्टिकल 324 की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन दे हैव द पावर्स टू सुपरवाइज द इलेक्शंस। तो इसमें लेजिस्लेचर भी या एग्जीक्यूटिव भी इंटरफेयर नहीं करता है। नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स? सबसे पहला है दैट आर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। सो 2023 में आपको देखने को मिला है इट रेकमेंडेड अ कॉलेजियम सिस्टम जिसमें आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखने को मिलते हैं, सीजीएम, जिससे कि इनकी इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। अनइक्वल रिमूवल प्रोटेक्शन है, जैसे कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे रिमूव किए जाएंगे जब सीईसी करेगा, लेकिन सीईसी को कैसे रिमूव किया जाता है, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्योंकि उनको कैसे रिमूव किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो अनइक्वल रिमूवल प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। नाउ इनके जो भी खर्चे हैं वो किस पे चार्ज होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे।
तो इसीलिए एक तरह से डिपेंडेंस है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। नेक्स्ट, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। सो पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस रेजेस द कंसर्न अबाउट न्यूट्रलिटी। सो इनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट में जॉब दी जा सकती है, पोजीशन दी जा सकती है, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है थोड़ा बायसनेस यहाँ पर हो सकती है। क्लैरिटी है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट इस टाइम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज यू नो SIR इज गोइंग ऑन एंड उसके लिए आपको काफी ज्यादा हैवॉक क्रिएट होता हुआ दिखा है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इलेक्शन कमीशन इस साल पूरा न्यूज में रहेगा एंड आपके पंजाब PCS के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है, जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, राइट? ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज 2019 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI. Discuss the significance of this judgment by explaining the implications of bringing office of CJI under the RTI. So again यहाँ पर दो चीजों को लिंकेज करी गई है कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, now it is under the ambit of RTI, तो आपको उसकी implications बताने हैं। Again a very straightforward question, but a good question जिसकी relevance आज भी है, right? Now अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2019 में एक constitutional bench of the Supreme Court it held in CPIO that Supreme Court versus Subhash Chandra केस आपको देखने को मिलता है that the Office of Chief Justice of India is now a public authority under RTI. So इसको एक public authority का टैग मिल गया है। सेक्शन याद रखना है प्लीज, देखिए ऐसी चीजें you have to remember, उससे क्या होता है ना, आपका आंसर enhance हो जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज H आप यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको पब्लिक अथॉरिटीज देखने को मिलती है ना। इससे क्या इंप्लीकेशन हुए, ऑब्वियसली बात है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। सो जो RTI है वो कवर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द CJI's ऑफिस, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया, कोलिजियम रिकमेंडेशंस हो गया। सो एक तरह से कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंटेग्रल है, किसके लिए, जुडिशियल क्रेडिबिलिटी के लिए। कोलिजियम सिस्टम बिकम्स मोर अकाउंटेबल नाउ इट रीइंफोर्सेस द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। वही एसेट डिक्लेरेशंस करने हैं which were earlier voluntary, but अब धीरे धीरे करके क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो एक तरह से स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पब्लिक ट्रस्ट को इंक्रीज किया जाता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जस्टिस सिस्टम आपको एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है जिसका हाईएस्ट वर्च्यू एग्जिस्ट करता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर क्या करें, पब्लिक ट्रस्ट को इनहैंस करें। तो RTI के तहत लाने से क्या हुआ है, पब्लिक ट्रस्ट इनहैंस हो गया, राइट? नेक्स्ट, बैलेंस्ड अप्रोच प्रोटेक्ट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो इसीलिए आपके इसके इंप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आप इसको इजीली केटर कर सकते थे एंड ऐसा क्वेश्चन आज भी रेलेवेंट है, राइट? ये आपके 2021 के क्वेश्चंस थे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग 2018 के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए जो भी पेपर्स हुए हैं, चाहे 2014 का, 15 का, 18 का या 21 का, वहां पर जनरली आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं। तो आप मान सकते हैं कि अच्छी वेटेज है इसकी। तो इसीलिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो आप अपने प्रीलिम्स में भी रीड करते हैं ना। बेसिकली आपको थोड़ा सा इनहैंसमेंट चाहिए, किसके लिए, मेंस के लिए। तो इसमें ना ज्यादा एफर्ट नहीं जाता है, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स आप प्रीलिम्स में पढ़ के आते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन करनी है। तो वैल्यू एडिशन किस तरीके से, आप डेटा कलेक्ट कीजिए, आप केस लॉज यहाँ पर कलेक्ट कीजिए, ऐसे ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी जो पॉलिटी है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। क्लैरिटी है? ओके, नाउ 2018 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। Federal principle is one of the basic features of the Indian Constitution, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favor of a strong center that militates against the concept of federalism. Now question क्या है, देखिए अब ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ना फेडरल प्रिंसिपल क्या है, हमें पता है कि ये बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीन्स इन फेवर ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमें पता है कि अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इस फेडरलिज्म में कौन सा बायसनेस आपको देखने को मिलता है, यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है? सो आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, राइट? सो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिखने पड़ेंगे, आपको आर्टिकल्स, केस स्टडीज, केस लॉज यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, राइट? नाउ हाउ इंडियन फेडरलिज्म रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ना यूनियन लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली अब कितने सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, इट इज 100। धीरे धीरे करके यहाँ पर एनहांसमेंट हुई है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दैट इज यूनिटरी बायस, राइट? नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस। ना इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं, आर्टिकल 352, 356, 360, तीनों आर्टिकल्स में यहाँ पर कौन डोमिनेट करता है, यूनियन डोमिनेट करता है, ठीक है? सो यहाँ पर सारी की सारी पावर्स कौन अटेन कर लेता है, इट इज द सेंटर। तो अगेन यूनियन बायस आपको देखने को मिलता है। ना फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन भी है, जैसे सेंटर कंट्रोल्स मेजर टैक्सेस,
जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी फ्रेमवर्क हो गया, तो यहाँ पर भी यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। एंड स्टेट्स बेसिकली किस पे रिलाई करते हैं, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 के तहत रिलाई करते हैं कि जब भी उनको क्या दी जाएंगी, डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाएगा, तो वहां पर भी आपको यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। सेम अप्लाइज अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल की बात करते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की अगर बात करते हैं तो दे आर डुअल, बट कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रली कंट्रोल करता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, सो यहां पर आप देख सकते हैं ये ऐसी पावर्स हैं जहां पर क्या कहा गया है कि यूनिटरी बायस एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है कि एक फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करने की बात की गई है, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, दे आर न्यूट्रल आर्बिट्रेटर्स इन सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। ऐसे ही बाइकैमरलिज्म आपको देखने को मिलता है, जहां पर हम कह सकते हैं कि फेडरल फीचर्स को भी स्ट्रेंथन किया गया है, जैसे मैंडेटरी प्रोविजन है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दैट इज द सेकंड हाउस। सो ये परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि फेडरल कैरेक्टर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि देखो यूनिटरी बायस तो है, अनडाउटेडली है, तो आप उसके एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिटरी बायस है, यहाँ पर कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं जिससे कि एक बैलेंस मेंटेन हुआ है, राइट। नेक्स्ट, पंचायती राज सिस्टम, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की तरफ हम मूव करें। ऐसे ही जोनल काउंसिल्स, राइज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, एंड इवन 2014 की यहाँ पर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। 2004 जो रीसेंट आपको 2024 के इलेक्शंस देखने को मिले हैं, तो वहां पर भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कोalition गवर्नमेंट्स एक तरह से फिर से पावर में आपको देखने को मिल रही हैं। तो एक तरह से फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, राइट। क्लैरिटी है? जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ओके। सो यहाँ पर आप जजमेंट्स देख सकते हैं। देखो, जजमेंट्स के लिए आप अलग से ना भी लिखिए, जब भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं आप अपने केस लॉस को वहीं पर ऐड कर सकते हैं। जैसे एसआर बोमाई केस आपको देखने को मिलता है, जिन्होंने प्रेसिडेंट रूल पे काफी सारी डायरेक्शंस दी थी कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर है और इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर की तरह ही यूटिलाइज करना चाहिए, एंड नाउ इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, राइट। ऐसे ही नबम राबिया केस की अगर हम बात करते हैं, तो लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स किसकी हो, गवर्नर की, राइट। सो वहां पर आप केस लॉस से इसको एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, डिस्कस द नीड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन रीस्ट्रक्चरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट इन इंडिया। सो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछा गया है एंड नीड पूछा गया है ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन रीस्ट्रक्चरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, कि क्या नीड है, ठीक है। तो आप अगेन यहाँ पर केस लॉस से इसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, एक प्रोएक्टिव और क्रिएटिव रोल जिससे कि जुडिशरी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है ना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किससे सफर करता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले से सफर करता है, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। दूसरा, करप्शन के चार्जेस बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म से उसको हम कर्व कर सकते हैं। वीक अकाउंटेबिलिटी है, जैसे विनीत नारायण केस आपको देखने को मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई, राइट। सो एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिलता है। ऐसे प्रकाश सिंह केस, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई है। एनवायरमेंटल गवर्नेंस की अगर बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे पीएल्स लगाए जाते हैं जिसमें पोल्यूशन को कर्व करने की बात की जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट को कर्व करने की बात की जाती है, एंड देयर आर डायरेक्शंस इन ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो इसलिए बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं, वहां पर आपको एक जुडिशरी एक्टिव रोल प्ले करती हुई दिखती है ना। बिकॉज दिस वाज अ 100 वर्ड्स क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नहीं लिखना है, आपके पास स्पेस उतनी ही होगी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, कुछ केस लॉज कोट कर सकते हैं, देन यू कैन राइट द आंसर, राइट। ओके जी, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस टू गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। देखो, ये रिसेंटली भी काफी ज्यादा न्यूज में था, जिसको हम वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, तो 2018 में भी आप ये डिस्कशंस देख सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर रीसेंट स्टडीज को भी, जो रामनाथ कोविंद के तहत कमेटी बिठाई गई थी, एंड उसके क्या क्या प्रोबेबिलिटीज थी, किस तरह से एडवांटेजेस थी, किस तरह से डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकसभा एंड ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस साइमल्टेनियसली को ही क्या कहा जाता है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस ना। बेनिफिट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है, रिड्यूस्ड इलेक्शन एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी। नहीं तो क्या होता है, जो पार्टीज हैं वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती हैं, तो काम पे ध्यान नहीं देती, रादर देन किस पे ध्यान देती हैं कि अब इलेक्शन आ गया, अब इलेक्शन आ गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी तो ब्रेक हो जाती है। अब 5 साल बाद अगर इलेक्शन आते तो तीसरे साल यहाँ पर कैनवसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलिसी है उसकी कॉन्टिन्यूटी रुक जाती है। सेम अप्लाइज इंप्रूव्ड वोटर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वोटर भी थक जाता है वोट करते करते, तो इसलिए क्या हो सकता है, अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएंगे तो वोटर टर्नआउट रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट ना। चैलेंजेस क्या है, ऑब्वियसली बात है, सबसे बड़ा चैलेंज द फेडरल चैलेंज। उसमें क्या है, जो आपकी नेशनलिस्टिक पार्टीज हैं उनको एक एडवांटेज मिलता है, किससे, रीजनल पार्टी से, राइट। नेक्स्ट, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे आर्टिकल 83, 172 एंड 356 को आपको अमेंड करना पड़ेगा, राइट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ऑब्वियसली बात है, इफ द गवर्नमेंट फॉल्स मिड टर्म, अगर मिड टर्म फॉल कर जाती है तो एंटायर सिंक्रोनाइजेशन नाउ इट कोलैप्सेस, तो किस तरह से उसको हम एडवांटेज दे सकते हैं, ये हमें देखना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, सो डिस्कस द रीसेंट चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द ईवीएम के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, comment on the direct cash transfer system of the welfare scheme to minimize the corruption and challenges before the ECI with reference to EVM controversy. I guess ये आपका थोड़ा स्विच हो गया है, तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे ECI का क्वेश्चन पूछा हुआ है EVMs के रिलेटेड, उसको हम एड्रेस कर लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेसेस इंक्रीजिंग स्क्रूटनी सो रिगार्डिंग द EVMs, तो EVMs पे काफी ज्यादा हो हल्ला मचाया भी जाता है, यू नो इट वेरी वेल। तो क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहला क्या है, एलिगेशन लगाई जाती है ईवीएम मैल फंक्शनिंग पे, जैसे यूपी की बात कर लो, एमपी की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, जहां पर मशीन्स अलेजेडली माल फंक्शन, तो माल फंक्शनिंग के कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिले हैं। इश्यूज इन ईवीएम ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, ना असम में आपको 2021 में देखने को मिला, एंड ईवीएम वाज फाउंड इन अ प्राइवेट व्हीकल ट्रिगरिंग कंसर्न्स अबाउट स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी। अब स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से कंसर्न्स राइज हो जाते हैं कि ईवीएम्स क्या हैक करी जा सकती हैं, क्या यहां पर कोई मैनिपुलेशन करी जा सकती है, तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। डिमांड फॉर फुल वीवीपैट वेरिफिकेशन, नाउ इट इज सेड कि भाई जो वीवीपैट आपको देखने को मिलता है, जो वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल आपको देखने को मिलती है, तो वो बेसिकली कहा जाता है कि उसकी भी पूरी स्क्रूटिनी की जाए, राइट। तो वहां पर उसकी डिमांड्स भी इशू हो चुकी हैं। तो डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट परमिटिंग ओनली 5 वीवीपैट स्लिप्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑपोजिशन पार्टीज डिमांड 100% वेरिफिकेशन, राइट। राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल प्रोपेगेंडा, ठीक है, तो वहां से आपको देखने को मिलता है। लॉजिस्टिकल बर्डन एंड ईवीएम मशीन रिलायबिलिटीज, सो मैनेजिंग 24 लाख ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स नेशन वाइड इंक्रीज द स्कोप फॉर ऑपरेशनल एरर्स हो सकते हैं। तो अगेन इट वाज अ 100 वर्ड क्वेश्चन, तो बहुत आपको ब्रीफली लिखना होगा, तो आप टू द पॉइंट लिखो, जिसमें आप एग्जांपल्स को कोट करो, अपने डेटा को कोट करो एंड यू आर डन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू मिनिमाइज करप्शन। सो अगेन 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। सो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू मिनिमाइज द करप्शन, एज यू नो अब बहुत सी ऐसी स्कीम्स चलती हैं जहां पर डीबीटी इंप्लीमेंट किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंप्लीमेंट किया गया, जिससे कि क्या कम हो गई है, करप्शन कम हो गई। तो अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि डीबीटी एक तरह से एक एंटी करप्शन टूल बन गया है, एक तरह से एलिमिनेट करता है ये मिडिलमैन को, है ना, तो जो करप्शन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो जैसे आप पहले एलपीजी सब्सिडी की बात करते हैं, तो इट अप्रोक्सीमेटली सेव 50,000 प्लस करोड़, जिससे कि डिलीट करे गए क्या, फेक कनेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंट डिजिटल ट्रेड्स, सो आप ट्रेल्स को एक तरह से जज कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप्स, पेंशंस, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स अब आपको डीबीटी होते हुए दिख रहे हैं। एक तरह से रिड्यूस करा जाता है कैश हैंडलिंग एट द लोकल लेवल, क्योंकि मनरेगा को भी अब क्या दिया जा रहा है, डीबीटी दिया जा रहा है, तो उससे मिडिलमैन का जो करप्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। इंप्रूव्स टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशरीज, अब बेनिफिशरीज के टारगेटेड अप्रोच आप यहां पर अपना सकते हैं। सीधा किसके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, ठीक है, जैसे पीएम किसान ट्रांसफर, मनी डायरेक्टली टू ओवर 11 करोड़ फार्मर्स। सक्सेसफुल पायलट्स ऑफ पीडीएस, जैसे चंडीगढ़, पुडुचेरी डीबीटी पायलट्स रिड्यूस डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन सिग्निफिकेंटली, राइट। रिमेनिंग चैलेंजेस जैसे आधार फेलियर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपको रूरल बैंकिंग थोड़ा आप कह सकते हैं कुछ लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। देन यू कैन कंक्लूड, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन 2018। सो बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आई होप आपको अब थीम्स क्लियर हो गई होंगी कि क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बच्चे जो रेगुलरली न्यूज में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आरटीआई वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं
जो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं, तभी आपको पीवाईक्यूज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको पीवाईक्यूज का ट्रेंड एनालिसिस पता है ना कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और स्मूदन आउट कर सकते हो। देखो, पढ़ना तो आपको सारा सिलेबस ही पड़ेगा, लेकिन किस पे स्पेशल एम्फेसिस देना है वो आपको क्लैरिटी हो जाती है, राइट। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड। हमने 2021 के और 2018 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग 2015 एंड 2014, राइट। So this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.